नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान यास का असर दिखने लगा है। अंबिकापुर समेत सरगुजा संभाग के कई इलाकों में बारिश हो रही है। लगातार बारिश से सरगुजा संभाग तरबतर हो चुका है। तूफान के कमजोर पड़ने के कारण यहां तेज हवाएं नहीं चली हैं। दिन भर भी बारिश जारी रहने की संभावना है और तस्वीरें अब सामने आने लगी है, जहां सरगुजा संभाग में काफी तेज बारिश हो रही है। लगातार तूफान का असर देखा जा रहा है और ये तूफान कमजोर पड़ चुका है, लेकिन अभी भी इसका प्रभाव जारी है। अगले 48 घंटे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अलर्ट के घंटे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उड़ीसा और बंगाल के बाद झारखंड में जिस तरीके से तूफान आज कहर मचा सकता है, उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, क्या स्थिति है अभी अंबिकापुर में? देखिए, सरगुजा संभाग की बात करें तो जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है और अलर्ट का असर भी दिख रहा है। यहाँ पर जो स्थिति है, लगातार जो कल से ही मौसम में बदलाव दिख रहा था और हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ जो फुहारे हैं वो तेज हुई और रात से लगातार बारिश हो रही है। अलग अलग इलाकों में बारिश जारी है और ये राहत भरी ये खबर है कि कहीं भी तेज जो तूफान है, जो हवाएं हैं वो नहीं चल रही हैं, चाहे वो मैनपाट का इलाका हो या फिर जो सरगुजा के जो यहाँ पर मैदानी इलाके हैं वहां पर तेज हवाएं नहीं दिख रही है, लेकिन लगातार बारिश जारी है। और मौसम विभाग का भी यही अंदेशा है कि अब जो यास तूफान है उसकी जो क्षमता है वो कम हो चुकी है, उसका असर कम हो चुका है। यही कारण है कि जो तेज हवाएं हैं वो नहीं चल रही है, लेकिन लगातार बारिश जारी है और अगले करीब 48 घंटे बारिश की संभावना जताई गई है कि अलग अलग इलाकों में कहीं कम बारिश, कहीं अधिक बारिश हो सकती है और कहीं पर अति बारिश की भी आशंका जाहिर की गई है। तो इसको देखते हुए लगातार जो प्रशासनिक महकमा है वो अलर्ट मोड पे है। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि यदि कोई आपात स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो यास तूफान चुनौती बना हुआ है। अंबिकापुर समेत सरगुजा संभाग के कई इलाकों में बारिश हो रही है। लगातार बारिश से सरगुजा संभाग तरबतर हो गया है। कई घंटों से लगातार बारिश जारी है, लेकिन तूफान कमजोर पड़ गया है, जिसकी वजह से तेज हवाएं यहां नहीं चली हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं, बताएंगे हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेश, छत्तीसगढ़ की आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं जिन पर नजर रहेगी? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आज एक तरफ कोविशील्ड की वैक्सीन की खेप भी पहुंचने वाली है। केंद्र सरकार 2 लाख वैक्सीन भेज रही है छत्तीसगढ़। रायपुर पहुंचेगी कोविशील्ड की वैक्सीन। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। चूंकि अब वक्त आ गया है दूसरा डोज लगाने का, कई लोगों ने 45 प्लस उम्र के टीकाकरण करवा लिया है और अब उनको दूसरे डोज का इंतजार है। कई टीकाकरण केंद्रों में वापस भी लौटाया जा रहा था, लेकिन अब वैक्सीन की आपूर्ति बराबर हो रही है, जिसके चलते 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। राजेश राज का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के बारे में वे बताएंगे। थोड़ी देर बाद उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। आज 2 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। केंद्र सरकार की 2 लाख वैक्सीन आज रायपुर पहुंचने वाली है। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीन लगनी है। कोविशील्ड वैक्सीन की एक बड़ी खेप 2 लाख डोज पहुंचने वाले हैं। इस बीच कोरोना के आंकड़ों की बात कर लें तो बीते 24 घंटे में 2829 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 56 मरीजों की मौत हुई है और बीते 24 घंटे में 597 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 53,480 है और अब तक 9,59,544 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में अब तक 8,93,285 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं और रिकवरी रेट बहुत बेहतर है। कई जिलों में जहां रिकवरी रेट 8% से कम है, चूंकि 5% रहना चाहिए, उससे 3% की और छूट दी गई है, लेकिन वहां पर अनलॉक किया गया है। लोगों को सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। इसके अलावा और कौन सी बड़ी खबरें हैं, विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ की अहम खबरें जिन पर नजर रहेगी दिन भर। जी बिल्कुल, देखिए अहम खबरों की बात करें तो कोरोना पीरियड है और कोरोना को लेकर के ही एक चिंताजनक तस्वीरें उभरे ना, इस बात की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो दिन ब दिन जरूर कम हो रहे हैं। आज 3000 से नीचे का प्रदेश का आंकड़ा है। राजधानी की भी बात करें तो 102 के आंकड़े हैं। यहाँ पे राहत देने वाली बात ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से मौत के आंकड़े हैं वो चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। करीब 3000 के नए केस में अगर 50 से ज़्यादा मौत हो रही है तो 6% से ज़्यादा की मौत डेथ रेशियो है, और यही चिंता की बात है। और चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि धीरे धीरे करके प्रदेश अनलॉक होने की स्थिति में जा रहा है। धीरे धीरे करके बाजार खुल रहे हैं, और अगर बाजार खुलेंगे, शराब दुकानें खुल गई है। कल हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से लोग भीड़ लगा करके, हुजूम लगा करके शराब दुकानों पर पहुंचे हैं। तो ये चिंताजनक तस्वीर है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े भले ही काबू में होते दिख रही हैं, मौत के आंकड़े काबू में होते नहीं दिख रहे हैं। और अगर अनलॉक की स्थिति में इसी तरह से लापरवाही जारी रही, लोगों ने लापरवाही बरती, तो फिर स्थिति और खराब होंगी, और वो नहीं होना चाहिए। इस बात पे सभी की नज़र होनी चाहिए। फिलहाल आंकड़े थोड़े से राहत देने वाले ज़रूर है। तो ये एक मुख्य मुद्दा है जिस पे आज की नज़र हो सकती है, जिस पे आज से सवाल भी पूछे जा सकते हैं सरकार से, और जिम्मेदारों से उनसे पूछा भी जाना चाहिए। दूसरी जो अहम खबरें हैं वो बीजेपी की तरफ से है। आज प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि 2-3 बड़ी घटनाक्रम में हुई हैं। जो पिछले दिनों रमन सिंह पे FIR हुई थी, जिसके बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें पूछताछ हुई है, उस सिलसिले में कुछ बात हो सकती है। और जो दूसरा प्रदेश के अहम इशू है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो या फिर शराबबंदी की बात हो, सरकार की जो कथित नाकामियां हैं उस पर घेरने की एक तैयारी हो सकती है। तो देखते हैं कि क्या बीजेपी की रणनीति रहती है, क्योंकि कोरोना काल में भी जो आक्रामक तरीके से बीजेपी ने जिस तरह से पिछले 1-8 महीनों में अपना रुख दिखाया है, उससे देख करके यही लग रहा है कि अब जब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की ओर लौट रही है, तो बीजेपी भी आक्रामक होकर के सरकार को घेरने या फिर उस पर आक्रामक हमला करने की स्थिति में होंगी। तो आज की रणनीति का ये खुलासा हो सकता है। जी शुक्रिया आपका राजेश, जानकारी के लिए। वैक्सीन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार फिर से आमने सामने हैं। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में 30.2% वैक्सीन खराब हुई है। इसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि अब तक केंद्र की ओर से भेजी गई वैक्सीन में से केवल 0.81% ही खराब हुई है। छत्तीसगढ़ वैक्सीन लगाने के मामले में सबसे आगे है। इधर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के ट्वीट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी महामारी में भी अपना समय बर्बाद करती है। आंकड़े बीजेपी के इकोसिस्टम की ओर से फैलाए गए झूठ के ताबूत में एक और कील है। इधर बीजेपी की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सोशल मीडिया पर बताया कि कांग्रेस की सरकार पहले वैक्सीन के लिए रोती है और बाद में बर्बाद करती है। डी पुरंदेश्वरी ने आंकड़ा साझा किया है, जिसमें बताया है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा 37.3%, छत्तीसगढ़ में 30.2% और तमिलनाडु में 15.5% वैक्सीन बर्बाद हुई है। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2182 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 72 मरीजों की मौत हुई है और 7479 मरीज एक ही दिन में स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव केसेस 43,265 रह गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,71,878 संक्रमण के मामले सामने आए हैं और अब तक 7,758 मरीजों की मौत हुई है। MP में 7,20,855 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी आज मध्य प्रदेश की, बताएंगे हमारे सहयोगी नीलम जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नीलम, आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहने वाला है?
जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की यदि आज की कुछ बड़ी खबरों की हम बात करें तो कोरोना संक्रमण को लेकर के ही जो जिला क्राइसिस कमेटी की लगातार बैठकें हो रही है कि किस तरीके से कोरोना कर्फ्यू में को अनलॉक किया जा सकता है, क्या कुछ ढील दी जा सकती है। जिलेवार लगातार जो है इसकी समीक्षा की जा रही है, क्योंकि 1 जून से धीरे धीरे मध्य प्रदेश के जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही साथ 6 मंत्रियों की जो है एक कमेटी भी बनाई गई है, जिनकी सिफारिशों के आधार पर अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो तमाम जो कोशिशें पिछले दिनों की गई थी, जिसके कारण अब मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर 3.1% के करीब पहुंच गई है, जो कि बेहद राहत भरी बात है। इसीलिए अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश को अनलॉक की ओर ले जाया जा रहा है। वहीं यदि हम देखें तो ब्लैक फंगस के मरीज जो है लगातार बढ़ते हुए मिल रहे हैं, जो कि अभी एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसके लिए जो जरूरी इंजेक्शन होता है उसकी कमी, उसकी किल्लत अभी प्रदेश में देखी जा रही है, खासतौर पर बड़े शहर इंदौर, भोपाल, जहां पर इसके मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं। इसके अलावा रेमडेसिविर, कालाबाजारी और चोरी के कुछ मामले जो कि राजधानी भोपाल में पिछले दिनों सामने आए थे, उन पर भी आज कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि रेमडेसिविर का चोरी के मामले में एक नर्स को कल भी पुलिस ने पकड़ा है। इसके अलावा जो रेमडेसिविर कालाबाजारी में मुख्य आरोपी जेके अस्पताल के आईटी मैनेजर रहे आकाश दुबे ने जब कल अपनी उसे न्यायालय में पेश किया गया था, उसके बाद पूछताछ लगातार जारी है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी। जी शुक्रिया आपका नीलम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरें, इसके अलावा भोपाल से भी खबरें बता रहे हैं आपको। मंडीदीप पहुंचे हैं 40 टन ऑक्सीजन के 2 टैंकर। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस से मंडीदीप ऑक्सीजन पहुंचा है और भोपाल नगर निगम की टीम ने इसे रिसीव किया है। भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इस्तेमाल से बचे ऑक्सीजन को बैकअप के लिए रखा जाएगा। तो ऑक्सीजन की कोई कहीं कमी नहीं है, ये तस्वीरें बताती हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन आपूर्ति सही तरीके से हो, सही समय पर हो, ये अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। बहरहाल मंडीदीप पहुंचे हैं ऑक्सीजन टैंकर, जहां से अलग अलग अस्पतालों में इसे भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। अब प्रदेश के 45 जिलों में कोरोना संक्रमण 5% से कम है। संक्रमण की दृष्टि से प्रदेश का देश में 19वां स्थान है। 31 मई तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण शून्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश दिए कि ये कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्ती करें, लेकिन जनता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। सीएम ने सागर जिले के कलेक्टर से जिले में कोरोना मामले बढ़ने का कारण भी पूछा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में कोरोना की अधिक से अधिक टेस्टिंग की जाए। प्रदेश में कोरोना के 2182 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में 7486 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 43,258 रह गई है। प्रदेश की 7 दिनों की औसत पॉजिटिविटी रेट 4.5% है और आज की पॉजिटिविटी दर 3.1% है। कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर पर सीधे जाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे, जिसके लिए आधार कार्ड की जरूरत भी नहीं है। शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसे प्रयास हों कि वैक्सीन का एक भी डोज बर्बाद न हो। मुख्यमंत्री ने 18+ के वैक्सीनेशन की प्राथमिकता समूह बनाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि ऐसे लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जाए जो अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं। इनमें हाथ ठेले वाले, फेरी वाले और छोटे बच्चों के माता पिता को भी प्राथमिकता समूह में रखा जा सकता है। प्रदेश में वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए ग्राम, शहर, कस्बों में क्राइसिस मैनेजमेंट समूह और समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया जाए। राज्य सरकार स्पुतनिक वैक्सीन के लिए प्रयास कर रही है। फाइजर, मॉडर्ना वैक्सीन संबंधित कंपनियों की तरफ से सीधे केंद्र सरकार को प्रदान की जाएगी। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सतना के बड़खेरा में बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट पर बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा है। प्लांट का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें यूज की गई पीपीई किट को धोकर दोबारा बाजार में बेचने का खुलासा हुआ है। किट को गर्म पानी में धोकर बंडल बनाए जा रहे हैं, जबकि एक बार यूज करने के बाद किट को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है, उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे में प्लांट के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल है। जानकारी लगते ही जिला कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए। जो बड़खेरा गांव है पाटन रोड पर, वहां पर बायो वेस्टेज
एक प्लांट लगा हुआ है जो इंडो वाटर मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल कॉरपोरेशन के नाम से है। वहाँ आज पोल्यूशन विभाग की एक टीम भेजी गई है। तो बातें कही जा रही है कि पीपीई किट लोग वहाँ से दोबारा बेच रहे हैं। ये कहाँ तक सही है वो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। अगर ऐसा होना पाएगा तो जरूर ये गंभीर बात है और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। लॉकडाउन के चलते इंदौर जिले में ग्रामीण इलाकों में सब्जी मंडी बंद होने के चलते किसानों की सब्जियां खराब हो रही हैं। कांग्रेस इसकी जिम्मेदार सरकार और अधिकारियों को मानते हुए सवाल खड़ा कर रही है। इलाके में गेहूं की फसलों के पैसे भी किसानों को नहीं मिले हैं। हालांकि किसानों की समस्या पर मंत्री और अधिकारियों का कहना है कि कुछ ही दिनों में लॉकडाउन में नियमों में रियायत दी जा सकती है, जिससे किसानों को लाभ होगा। तो वहीं खजुराहो जिले में यास चक्रवात ने तरबूज और खरबूज की खेती करने वाले किसानों की आमदनी पर असर डाला है। लगभग 50 एकड़ जमीन पर दर्जन भर किसानों की लगभग 80% तरबूज और खरबूज नष्ट हो गए। ठीक है, किसान छोटे किसान हैं, वो साग सब्जी का काम करते हैं, जिसको कम से कम 3 से 4 फसल उसको साल में मिलती है। लेकिन इस कड़े लॉकडाउन के कारण वो सब सब्जियां भी खराब हुई, फल फ्रूट्स भी खराब हुए। अन्नदाताओं को जो वो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा, उस आपदा, उस संकट से, उस महामारी से हम सबको मिलके सामना करना है। थोड़ी आपदा में थोड़ी कठिनाई हुई होगी, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगूंगा मेरे अन्नदाता। लॉकडाउन में तो रेट से परेशान था मैं पहले से ही, और इससे बड़ा नुकसान अभी अपना ये तूफान आया है, उसके कारण ओलावृष्टि हुई है हमारे यहाँ। सरगुजा जिले में 13 अप्रैल से लगा लॉकडाउन 31 मई तक लागू किया गया है। इस बीच संक्रमण के घटते दर को लेकर अलग अलग जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरगुजा जिले की बात करें तो यहां कोरोना संक्रमण बढ़ते हुए करीब 32% तक पहुंच गया था, जिससे प्रशासन की कवायद के साथ ही लॉकडाउन के जरिए अब 4% तक पहुंचाया गया है। ऐसे में प्रशासन इसे राहत भरी खबर तो मान रहा है, मगर हड़बड़ी में जिले को अनलॉक नहीं करना चाह रहा। यही कारण है कि आने वाले दिनों में दुकान मार्केट के साथ बाजारों के खोलने की तैयारी कर ली गई है, मगर इसे चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाएगा। गरियाबंद जिले को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्टर ने लॉकडाउन में ढील देते हुए बंद व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इसके शुरू होने से कई व्यवसायियों को जहां राहत मिलेगी, तो वहीं आम लोगों को भी राहत मिलेगी, जो अब तक दुकान खुलने के इंतजार में थे। आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला, गुमटी, सुपरमार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम रविवार को छोड़कर शाम 6 बजे तक हर दिन खुलेंगे। कोरोना संकट काल के बीच एक राहत की खबर यह है कि इस बीच भीषण आपदा में भी बिलासपुर जिले के 95 गांव कोरोना मुक्त हैं। जनसंख्या के करीब 16 लाख है, 5 तहसीलें हैं, 4 ब्लॉक है, 705 गांव हैं। दूसरी लहर के दौरान शहर से लेकर गांव तक रोजाना करीब 1300 लोग पॉजिटिव मिल रहे थे। इस बीच जिले के 95 गांव ऐसे भी हैं जो कोरोना से मुक्त रहे। यहाँ एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। इनमें मस्तूरी, कोटा, तखतपुर और बिल्हा ब्लॉक के गांव शामिल हैं। इसके पीछे ग्रामीणों की जागरूकता और नियमों का कड़ाई से पालन माना जा रहा है। सूरजपुर में थप्पड़ कांड की जांच शुरू हो गई है। कल सरगुजा कमिश्नर जिनेविवा किंडो ने पीड़ित युवकों के बयान दर्ज किए। सर्किट हाउस में ही 13 साल के पीड़ित नाबालिग और दूसरे युवक से लगभग आधे घंटे तक पूछताछ के बाद बयान लिया गया, लेकिन इस बारे में कमिश्नर ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और जांच से संबंधित कोई जानकारी साझा नहीं की। हालांकि जल्द ही वो जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे। बता दें कि 22 मई को पूर्व कलेक्टर रणबीर शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने युवक का मोबाइल फेंक कर थप्पड़ मारा था। उसे पुलिस से भी पिटवाया गया था और एक और नाबालिग की भी पिटाई की गई थी। नाबालिग के परिजन ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी। इस मामले की तुल पकड़ने के बाद शासन ने रणबीर शर्मा को कलेक्टर पद से हटा दिया था। कमिश्नर आए थे, पूरा बयान लिया गया है कि क्या क्या हुआ था। मैं पूरा बताया कि जो जो हुआ था, मेरे साथ दवाई लेने गया था दवाई दुकान, फिर वही सब हुआ। जो जो बोलते गया वो टाइपिंग किया गया। कमिश्नर मैडम ने बुलाया था और मैंने अपना पक्ष रख दिया है, बयान दे दिया। क्या बातें हुई आपसे और कितने देर तक हो? बस यही जो भी बयान देना था अपना पक्ष मैंने रख दिया है, उन्होंने सब सुन लिया। पूरी बातें आपकी सुनी जी।
बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत बघीमा में फरार नक्सली अनिल यादव को एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। मौके पर ढाबे की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में शराब, तलवार और हथियार बरामद किया गया। दरअसल फरार नक्सली अनिल यादव रांची का रहने वाला है। इस नक्सली को पुलिस पिछले 2 साल से तलाश कर रही थी। सामरी थाना क्षेत्र में अनिल यादव आगजनी के मामले में शामिल था। पुलिस की कई टीमें इस मामले की विवेचना कर रही हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय यानी डीआरआई की टीम दुर्ग के सराफा कारोबारी और चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिला उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला के और उनके भतीजे नितिन सांखला समेत अन्य लोगों से पूछताछ करेगी। इसमें मध्य प्रदेश के सागर से पकड़े गए 4 और दुर्ग के 4 लोग बताए जा रहे हैं। वहीं दुर्ग के महावीर कॉलोनी स्थित सराफा कारोबारी के घर और दुकान में तलाशी लेने के बाद टीम मंगलवार की देर रात को लौट गई है। इस दौरान कारोबारी के ठिकानों से जब्त किए गए दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है। बता दें कि जांच में मिले इनपुट के आधार पर 23 मई को डीआरआई भोपाल की टीम ने मारुति स्विफ्ट कार में सागर मध्य प्रदेश में कारोबारी और उसके साथियों से 7.8 किलो सोना बरामद किया। इसकी कुल कीमत 3 करोड़ 89 लाख रुपए डीआरआई द्वारा बताई गई है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे डीआरआई भोपाल की टीम पूछताछ कर रही है। सूत्रों का कहना है कि ये सोना प्रकाश सांखला के पास से खरीदा गया था। ग्वालियर में एक 3 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश की घटना सामने आई है। दरअसल पड़ाव थाना क्षेत्र के आरपी कॉलोनी में जब एक मजदूर दंपत्ति निर्माणाधीन बिल्डिंग में सो रहे थे, तब बदमाश बच्ची को उठाकर ले गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बच्ची के पिता ने तलाश शुरू की तो स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया, जिसके बाद बदमाश ने बच्ची को पास के ही पार्क में छोड़कर वहां से भाग गया। बच्ची को उठाकर ले जाने की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक शिकायत आई थी जिसमें गया है और उसकी जांच हो रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दतिया में किसानों की समस्या की खबर IBC 24 पर दिखाने के बाद खुद कलेक्टर संजय कुमार ने भांडेर क्षेत्र के खरीद केंद्रों पर पहुंचकर किसानों के बीच गेहूं के बोरों पर बैठकर उनकी समस्या सुनी। साथ ही केंद्रों पर रखे गेहूं की गुणवत्ता की भी जांच की। कलेक्टर ने बताया कि जो किसान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और उनकी फसल की तुलाई नहीं हो सकी, ऐसे किसी भी किसान की फसल वापस नहीं होगी। केंद्रों पर खड़े किसानों की फसल तौली जाएगी। किसानों के साथ न्याय होगा। दरअसल कुछ दिन पहले जिले में हल्की फुल्की बारिश होने के कारण किसानों की फसल की तुलाई रोक दी गई थी। किसान 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद भी खरीद केंद्र पर अपनी फसल की तुलाई का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बारिश हो गई थी और उनकी फसल भीग गई थी। सबसे ज्यादा समस्या भांडेर तहसील के खरीद केंद्रों पर आ रही थी। कुछ किसानों ने तो कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर विरोध भी दर्ज कराया था। गेहूँ बेचने के लिए उन सबको क्रम से उनके टोकन्स दे दिए हैं। उनकी लिस्टिंग हो गई है और क्रम से जो सबसे ज़्यादा पुराने समय से वहाँ पे खड़ा हुआ उसका सबसे पहले और उसके बाद क्रम से। तो अगले 2 दिन में एक किसान की खरीदी हो जाए। और तो किसानों की समस्याएं सुनी गई हैं। यहाँ पर किसानों की फसल की तुलाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद किसानों के बीच कलेक्टर पहुंचे और उन्होंने उनसे बातचीत की है। और अब खबर मास्क न पहनने पर दी गई अनोखी सजा की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पृथ्वीपुर के एसडीओपी ने नौतपा की तपिश का मजा चखा दिया। सजा के तौर पर उन्होंने लोगों को कड़ी धूप में पथरीली जमीन पर बैठाया और मास्क सिलने की सजा दी। पृथ्वीपुर की रानीगंज तिगैला की ये तस्वीरें वायरल हैं, जहां धूप में बैठकर युवक घंटों मास्क सिलते रहे। तो बिना मास्क वालों को ऐसी सजा दी गई है। मास्क सिला उन युवक ने और खुद ही पहना। तो जागरूकता के लिए साथ साथ सख्ती भी बहुत जरूरी है। समझाने का ये तरीका भी अनोखा है, जिससे लोग समझेंगे। थोड़ी तकलीफ और थोड़ी सीख, जिसके बाद लोग अपने जीवन को अनमोल समझेंगे और मास्क पहनेंगे। धूप पे बैठकर युवक घंटों मास्क सिलते रहे। उसके बाद उन्हीं युवकों ने मास्क पहना। पृथ्वीपुर के रानीगंज तिगैला की ये तस्वीरें हैं। बिना मास्क वालों को ऐसी सजा दी गई है। रानीगंज चेक पोस्ट पर मैंने देखा कुछ लोग बिना मास्क के जा रहे थे,
1 साल हो गया और अभी भी मास्क पहनना नहीं सीख पाए। तो ज़रूरी था सबक सिखाना। हमारे कप्तान श्री आलोक कुमार सिंह साहब का निर्देश है कि आप किसी को प्रताड़ित ना करें और उसे सिखाएं भी ताकि वो याद रखे। तो इसी क्रम में हमने सुई, धागा और कपड़े थे हमारे पास, उनको दिया और धूप में बैठकर उन्होंने जब 1 घंटे मास्क सिला तो लास्ट में उन्होंने संकल्प लिया कि हम जिंदगी में मास्क पहनना नहीं भूलेंगे। हृदेश तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। हृदेश, कितना असर देखा जा रहा है इस मुहिम का? देखिए, जब से जो पुलिस कप्तान है आलोक कुमार सिंह, उन्होंने जब से जिले की कमान संभाली है तब से लगातार पुलिसिंग में उन्होंने सुधार की कोशिशें की है और पुलिस और जनता के बीच एक अच्छा समन्वय रहे, उस तरह की उनकी कोशिशें रही हैं। इसी क्रम में जो एसडीओपी हैं संतोष पटेल, वो रानीगंज सगैला पे हमेशा मौजूद रहते हैं। रानीगंज सगैला एक टीकमगढ़ और निवाड़ी जो बॉर्डर है वहां पर एक चेक पोस्ट है। तो जो संतोष पटेल हैं वो इससे पहले भी जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे थे उनसे पहले धूप में एक बार उनको योगा भी सिखाया, जिससे लोगों को एक सबक मिला। उसके बाद कुछ लड़के बिना किसी काम के घर से बाहर निकले, उनको पकड़ा तो वो वजह बताने में असमर्थ रहे, तो उनसे एक पीपल के पौधों का वृक्षारोपण भी कराया। और आज उन्होंने जो कल जब वो 4 लड़के यहाँ से निकले, जब वो कोई भी अपनी वजह नहीं बता पाए कि वो किस वजह से घर से निकले हैं, तो उन्होंने धूप में बिठाकर, जो नौतपा की गर्मी चल रही है उसमें बिठाकर सुई धागे से उनसे मास्क बनवाया गया और उसी मास्क को उन लोगों को दिया। तो इससे जो पूरा लोगों में एक संदेश है वो भी बड़ा अच्छा जा रहा है कि कम से कम जो सजा की बजाय उनसे इस तरह के काम कराए जा रहे हैं तो लोगों को एक सीख भी मिल रही है। जी, शुक्रिया आपका हृदेश जानकारी के लिए। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर गोठ।